अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और आपको बताया था कि हम इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, यानी कैसे जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम या ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आज जो इसके हम नेक्स्ट 2-3 टॉपिक देखेंगे, उनमें सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें अब आयनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लास्ट में हम देखेंगे आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आज ये सारी चीज़ें हम अपने लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की या एटॉमिक रेडियस की, तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। अगर हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखें तो क्या कहते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ये एटॉमिक रेडियस जो है ना, ये बेसिकली डिस्टेंस है, फासला है, कहाँ से लेके कहाँ तक, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेके उसके वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस बन रहा है उसको हम कहेंगे क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट करें, ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर ये एटम और न्यूक्लियस है तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक, इसको हमने नाम देना है एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियस। उसके बाद कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस को शो करने के लिए कौन कौन से हम यूनिट यूज़ करते हैं। इसके लिए हम पीएम यूज़ करते हैं, एनएम यूज़ करते हैं और एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं। अब ये पीएम और एनएम क्या है, पीएम शो करते हैं हमारे पास पिकोमीटर को और एनएम हमारे पास नैनोमीटर को और ए हमारे पास एंगस्ट्रॉम को शो कर रहा है। तो ये 3 यूनिट्स हैं जो हम एटॉमिक रेडियाई को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि जो एटम होता है उसकी कोई बाकायदा बिल्कुल वाज़िया बाउंड्री नहीं होती, ये हम सबको पता है। तो फिर हमारे पास हम बेसिकली ये बात करते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये किसी भी एटम का रेडियस है, क्योंकि कंप्लीटली हमें इसकी खुद भी नहीं पता होता डिटेल से। अच्छा जी, तो फिर क्या कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम एग्जैक्टली ज़ीरो इवन एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो फिर न्यूक्लियस से काफ़ी फासले पर भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन के पाने के, ये 0 है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी है वो नेबरिंग एटम से भी जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो यही वजह है कि हमारे पास कि जो किसी भी एटम का साइज़ है वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जब हम शिफ्ट करते हैं, वो वहाँ शायद जो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो HF में डिफरेंट हो, मगर हमारे पास NaF में वो डिफरेंट हो। तो यानी ये कंपाउंड टू कंपाउंड क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि इसको नेबरिंग जो एटम है वो भी इस पर बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट काज करते हैं। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अगर इसका हम पीरियोडिक ट्रेंड देखें तो सबसे पहले हम इसको पीरियड्स में देखते हैं। अगर हम पीरियड्स में बात करें तो एटॉमिक रेडियस जो है ये जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ करता जाता है। क्या करता जाता है, डिक्रीज़ करता जाता है, मीन कम होता जाता है। अब हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई रीज़न होगा। अब इसका रीज़न क्या है, देखिए स्टूडेंट, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम में एटॉमिक नंबर में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन याद रखें कि पीरियड्स में न्यू शेल्स की एडिशन नहीं होती। जस्ट एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है और उन्हीं शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है मज़ीद एडअप हो रहे हैं, कोई वैलेंस शेल बाहर से नहीं आ रहा। तो चूँकि हमारे पास जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है उसी जगह पर कवर होते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ती जाएगी। चूँकि अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, साइज़ क्या होता जाता है, सिकुड़ता जाएगा। जो हमारे पास एटम है उसका साइज़ कम होता जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज़ होता है। उसके बाद जो सेकंड है शील्डिंग इफेक्ट, हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है उसके बारे में कहा जाता है कि ये पीरियड्स में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। अब हमारे पास कह रहे हैं ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, ये भी आपको बताना चाहिए। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द डिक्रीज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and valence shell electron due to presence of intervening electron is known as shielding effect और screening effect। हमारे पास न्यूक्लियस है, कोई एटम है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस है और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन तो होगी, लेकिन ये अट्रैक्शन जो है ये कम होती जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान मज़ीद दूसरे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो इन दोनों के अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, उतनी नहीं रहने देंगे जितनी इनकी एब्सेंस में हो सकती थी। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये हमारे पास क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो ये हमारे पास जो इफेक्ट है ये पीरियड्स में तकरीबन कांस्टेंट रहता है और ग्रुप में ये डिक्रीज़ होता जाता है। तो ये हमारे पास रीज़न हैं जिसकी वजह से जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है वो पीरियड में डिक्रीज़ हो रहा है। अब अगर एक और बात करें, कह रहे हैं डिक्रीज़ ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन सेकेंड पीरियड but less in higher period. Moreover, this is small when travel from left to right in transition metals due to intervening electrons. तो ये इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये इनमें प्रोमिनेंट नहीं हो पाता, थोड़ा कम हो जाता है। अब चलते हैं हम ग्रुप की तरफ। ग्रुप में सिंपल इसकी यही बात है, जैसे हम ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा हमारे पास। एक मिनट, सॉरी, जब हम ग्रुप्स में मूव करते हैं तो हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो साइज़ है एटम का वो बढ़ता जाएगा। तो जब साइज़ बढ़ रहा है तो जो न्यूक्लियस है और जो वैलेंस शेल है उनकी अट्रैक्शन भी तो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करेंगे शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा होगा, उसके अलावा शेल्स में भी इजाफा होता जा रहा है। तो जो हमारे पास एटॉमिक रेडियाई है उसमें तो ऑटोमेटिकली इजाफा होता जाएगा। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, कह रहे हैं व्हाई द साइज ऑफ कीटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन इट्स पेरेंट एटम। ऐसा क्यों होता है कि कीटाइन का साइज़ हमेशा उसके पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो इसकी रीज़न ये है कि देखिए, अगर हमारे पास एक एटम है सोडियम का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका साइज़ अगर 186 pm था तो इसका होगा 95 pm। इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, कह रहे हैं इसकी वजह ये है कि हमारे पास जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो सेम नहीं रहती। हमें पता है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होंगे, चार्ज अपोजिट होगा लेकिन उनकी अमाउंट सेम होगी। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हैं उनको न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो वो ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, एटम का साइज़ थोड़ा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम। तो ये रीज़न है कि हमारे पास जो कीटाइन है हमेशा स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो दूसरा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड कह रहे हैं कि इनाइन हमेशा बड़ा क्यों होता है अपने पेरेंट एटम से। तो इसकी भी पहली वजह तो हम वही लिखेंगे कि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में। और दूसरी बात ये है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो गया है तो न्यूक्लियस जो है उसकी अट्रैक्शन थोड़ी कम हो जाएगी, वो थोड़ा कम अपने उसकी जो फोर्स है अट्रैक्ट करने की थोड़ी वीक हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम। तो जो कि इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रही है तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक्सपेंशन की वजह से भी हमारे पास जो
इनाइन है हमेशा ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। ये तो होगी हमारे पास इसकी रीज़न। उसके बाद हमारे पास कोवलेंट रेडियाई क्या है, हमें पता है कि कोवलेंट रेडियाई ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू सिमिलर एटम कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। हमारे पास दो एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो जो उनकी बॉन्ड लेंथ है अगर उसका हम हाफ कर दें तो वो हमारे पास उसका कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा। इसकी मोस्ट एग्जांपल जो है H2 है, इसके बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 75 है, 75.4, तो इसकी हम कहेंगे इसका रेडियस क्या है, कोवलेंट रेडियस 37.7। जो आयनिक रेडियस है, कोवलेंट रेडियस है और एटॉमिक रेडियस है, इनका जो ट्रेंड है पीरियड्स और ग्रुप्स में ये हमेशा सेम ही रहेगा, ये डिफरेंट नहीं होता। उसके बाद है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए आज के लेक्चर में ये नहीं देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं द एनर्जी amount of energy released when an electron added to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in a वैलेंस एनर्जी लेवल। हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये वो एनर्जी की अमाउंट है जो कि रिलीज़ होगी जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे। शर्त यह है कि वो एटम गैसियस स्टेट में हो, तो तब हम कहेंगे ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसकी आ जाती है क्लोरीन है, अगर इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है तो ये चेंज हो जाती है क्लोराइड आयन में, तो इसके लिए एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो होगी 349 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी रिलीज़ होगी। अब आप कहेंगे नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, तो चूँकि एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज़ हो उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है किसी एटम में। अब इसका भी हम ट्रेंड देखेंगे कि पीरियड्स ऑफ ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है। अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है हमारे पास, चूँकि हमें पता है एटॉमिक रेडियस जो है उसमें क्या होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा। और अब चूँकि आयनिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी हमारे पास पीरियड्स में इंक्रीज़ होती जाएगी, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। और जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, ये मैं जनरल ट्रेंड को डिस्कस कर रही हूँ, जब हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होगी लेकिन पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होगी। अब कुछ इसके अब नॉर्मल बिहेव है, ये मैंने डिस्कस किया जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड किया हमने डिस्कस किया, पीरियड्स में इंक्रीज़ होगी ग्रुप्स में डिक्रीज़ होगी। अब हम अगर इसका अब नॉर्मल बिहेवियर चेक करें तो कहते हैं कि जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं इनकी हमारे पास अगर इस रूल को हम लेके चलें तो पीरियड में हम कह रहे हैं इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं किसी भी पीरियड में उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से, मगर ऐसा नहीं होता। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स की जो एनर्जी है वो हमारे पास कम होती है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं एस में और उनके 1 है, तो ये ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करना क्योंकि ये सेटिस्फाई होते हैं। अब अगली बात क्या है हमारे पास कि जो 5 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो उनकी भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम होती है 4 की निस्बत, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि कोई भी जो एटम है वो पार्शली फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो 5 ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, अपनी स्टेबिलिटी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पसंद नहीं करते, तो फिर वो उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू 4 ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये इसके बाद है हमारे पास नोबल गैसेस की भी बात आती है। नोबल गैसेस जो हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि ये इनके वैलेंस शेल में कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे तो फिर उनकी हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़ीरो है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि हमारे पास अगर हम ग्रुप्स का, अभी हमने देखा ये पीरियड का हमने अब नॉर्मल बिहेव देखा है, तो अब ग्रुप्स का भी थोड़ा है कि हमने कहा कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है
डिक्रीज़ होती है। तो फिर हमारे पास अगर हम हैलोजेंस को देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, तो इसके आयोनाइजेशन, इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। लेकिन जब हम एक्चुअल देखते हैं, एक्चुअल ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है क्लोरीन के कंपैरिजन में। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न ये है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है, लेकिन वो 7 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके वैलेंस शेल में, 2s में और 5p में। तो चूंकि उसका स्मॉल बहुत साइज़ है, मगर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो बहुत उसके अकॉर्डिंग थिक हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये क्या पसंद नहीं करेगा कि हमारे पास मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह दूंगी कि अगर रूम छोटा है, उसमें पहले ही इतने ज़्यादा लोग हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि एक और उधर आ जाए? तो वो क्या कहेंगे, जाओ यहाँ से भाई, हमें आप नहीं चाहिए, तो वो उनको बाहर की तरफ धकेलेंगे। तो जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है हमारे पास क्लोरीन की निस्बत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लें। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमारे पास किसी भी एटम की टेंडेंसी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक एटम है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। हाइड्रोजन है और दूसरी साइड हमारे पास फ्लोरीन है। अब ये जो दोनों हैं इनके दरमियान बॉन्ड बना, तो अब ये इसकी भी सलाहियत और इसकी भी वो सलाहियत जिसकी वजह से ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों का एक एक पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जबकि ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसकी इस एबिलिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है, इसको हम कहेंगे ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का झुकाव उस एटम की तरफ ज़्यादा हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और हमें पता है HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की निस्बत बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ये तो हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्सप्लेनेशन। अब इसका भी हम ट्रेंड देखेंगे। पीरियड्स और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या है। अब अगर हम सबसे पहले इसकी पीरियड्स की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स में इंक्रीज़ होगी। इसकी रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न वही है कि साइज़ कम होता जाता है हमारे पास और शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है। तो पीरियड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, जैसे जैसे हम मूव करेंगे, जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को इतने, जबकि हमारे पास हैलोजेंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमें पता है फ्लोरीन जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो उसके बाद हमारे पास के ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे हमारे पास कम होती जाएगी। इसकी वजह क्या है? साइज़ बढ़ता जाता है और शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत जो है वो कम होती जाती है। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एटम्स के दरमियान, उतनी ही उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। और याद रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है जब हम इसका कंपैरिजन करें। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करें तो हमें पता है आयनिक बॉन्ड बनता है किसी भी एटम्स के दरमियान कब। आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम विद द लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू एन अदर एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब दो ऐसे एटम एक दूसरे के आमने सामने आए, एक जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो और दूसरा जिसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा हो। अब इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कम होगी तो वो एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, और जब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को उससे ग्रैब करेगा, ले लेगा। तो ये दोनों कंडीशंस होना ज़रूरी हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है उसकी बहुत ज़्यादा हो लेने वाले की, और आयोनाइजेशन एनर्जी देने वाले की बहुत
कम हो तब जाके कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक। क्यों? क्योंकि हमें पता है आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन में इस तरह हम कह सकते हैं, द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम विथ लो आयनाइजेशन एनर्जी टू एन अदर एटम विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा हो, मोर देन 1.7। यानी कि हम अगर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को लें और 7 ग्रुप एलिमेंट्स को लें तो ये बहुत ही अच्छे आयनिक कंपाउंड या मालिक्यूल बनाते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 1.7 से ज़्यादा है। तो ये बड़ी आसानी से आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब हमारे पास कह रहे हैं कि इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट आयनिक कंपाउंड है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन है, अच्छा ये बहुत अहम पॉइंट है, कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक नेचर इन अ कंपाउंड, कि कितने % जो है कोई कंपाउंड आयनिक है और वो कोवलेंट है। कह रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बॉन्ड। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड परसेंटेज ऑफ आयनिक नेचर इन अ कंपाउंड इट इज़ बेटर टू नोट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द बॉन्डेड एटम। अब ये चीज़ देखने के लिए कितने % आयनिक करैक्टर है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अगर किसी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड आयनिक है। तो अब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ही ज़्यादा वो आयनिक बॉन्ड होगा। याद रखना, आप लोगों को याद रखने हैं कि जो सीजियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी हैं सबसे कम है, तो उसमें भी सीजियम लास्ट मेंबर है। और उधर से हमें पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है। तो चूँकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। तो कह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड में 72% आयनिक कनेक्टर है, जबकि हमारे पास जो सीजियम फ्लोराइड है उसमें हमारे पास 92% आयनिक करेक्टर है। कह रहे हैं कि नॉन केमिस्ट्री में ये क्यों होता है कि 100% आयनिक करेक्टर क्यों नहीं होता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस तो होता है कि जब बॉन्ड आयनिक है तो 100% क्यों नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब भी बॉन्ड बनता है तो जो केटाइन है और वो एनाइन के पास आता है, जिसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज है केटाइन के ऊपर, वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है एनाइन के उनको अटैक करने की कोशिश करेगा और जो न्यूक्लियस है उनको रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो ये एक टाइम में दो काम हो रहे हैं, अट्रैक्शन भी और दूसरा रिपल्शन का भी। तो चूँकि ये कंबाइन इफेक्ट हो जाता है क्रिएट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, फैल से जाते हैं, तो इसकी वजह से एनाइन पोलराइज्ड हो जाएगा और पोलराइजिंग पावर किसकी है, केटाइन की। तो ये लेकिन जो केटाइन एनाइन है वो भी ये वाला इफेक्ट काज करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें ये इफेक्ट नहीं है। तो फिर पोलराइजेशन की वजह से जो कोवलेंट करैक्टर है वो भी देखा जाता है आयनिक कंपाउंड्स में। इसीलिए कोई भी कंपाउंड जो होता है वो 100% आयनिक नहीं होता। और हमें पता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक कंपाउंड है वो सीजियम फ्लोराइड है। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 नहीं बल्कि 3.2 होता है और ये 92% आयनिक करैक्टर रखता है। देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा है उसमें भी 8% कोवलेंट करैक्टर प्रेजेंट होगा। उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें कितना ज़्यादा है। शर्त तो 1.7 है तो उनका 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास फिर क्या होगा, ये चीज़ प्रूव करती है कि 100% आयनिक करैक्टर नहीं हो सकता, बल्कि इसमें थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर भी प्रेजेंट होगा। और क्यों होगा, हमने अभी पढ़ा पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि जब केटाइन एनाइन करीब आएंगे तो केटाइन उसे अट्रैक्ट भी करेगा और थोड़ा कहीं रिपेल भी करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन हो जाती है, पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है। जब पोलराइजेशन क्रिएट होगी तो उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर भी प्रोमिनेंट हो जाएगा। और सीजियम फ्लोराइड मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोस्ट आयनिक कंपाउंड, अगर आपसे कोई पूछे कि जिसमें ज़्यादा आयनिक करैक्टर प्रेजेंट है कौन सा कंपाउंड है, तो वो सीजियम फ्लोराइड है जी।
तो इससे ये प्रूव हुआ कि कोई भी जो कंपाउंड है वो 100% आयनिक नहीं है, उसमें थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर होगा। और इसको याद रखना आपने, पोलर, इसकी रीज़न क्या है, पोलराइजेशन है, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास। इसमें हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। आपने याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कोवलेंट में ऐसा कोई सीन नहीं है। कोवलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं, कोई भी मुकम्मल तौर पर दूसरे को अपनी चीज़ नहीं देता, कोई उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बल्कि शेयरिंग हो रही है। तो जो शेयरिंग है ये हम कोवलेंट बॉन्ड्स में देखेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो कह रहे हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के दरमियान, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और वो वाले जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं एटम, उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो हमारे पास अट्रैक्शन है उसको हम कहेंगे ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। या कोवलेंट बॉन्ड का सेकंड नेम है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। यानी वो इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर हो रहा है ना, तो जो वो पेयर है वो शेयर हो रहा है दोनों एटम्स के दरमियान, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी हम कह सकते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो वाले एटम जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 है उनमें कोवलेंट कंपाउंड जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। आयनिक कंपाउंड में हमने क्या कहा था, हमने कहा था वो वाले एटम जिनमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है मोर देन 1.7 हो उनमें आयनिक करैक्टर बॉन्ड बनेगा, और जिनमें लेस देन 1.7 हो उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किन में पाया जाता है, सीजियम और फ्लोरीन में, और इसीलिए वो मोस्ट आयनिक कंपाउंड है और उसका करैक्टर 92% है। और जो हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं वो सोडियम क्लोराइड की लेते हैं, उसमें उससे थोड़ा काफ़ी कम है, वो 72% है उसमें आयनिक करैक्टर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कोवलेंट कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट इसका कह रहे हैं आगे इसकी 2 टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या हैं हमारे पास, टाइप्स ये हैं कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कुछ जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो पोलर्स होंगे, यानी उनमें पोल्स बनेंगे, और कुछ जो है उनमें पोल्स नहीं बनेंगे। अब ये पोलर और नॉन पोलर का क्या सीन है ये देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले नॉन पोलर बॉन्ड की, तो वो वाले बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये बात हमने देख लिया है कि कोवलेंट कंपाउंड में 1.7 से कम है, यानी 1.7 से कम जिसमें भी होगा उनमें बॉन्ड तो बनेगा कोवलेंट। अब उसमें आगे फिर मज़ीद 2 टाइप्स आ गए, नॉन पोलर और पोलर। अगर वो 1.7 क्या उससे भी कम पे चला जाता है, यानी डिफरेंस सिर्फ 0.4 रह जाता है जो, तो फिर उनमें बनेगा तो कोवलेंट, लेकिन कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसका क्या मतलब है, नॉन पोलर का मतलब है इसमें कोई पोल्स नहीं बनेंगे। जो 2 एटम्स हैं, फर्ज करें H2 है हमारे पास मॉलिक्यूल, और H और H के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो कोई डिफरेंस नहीं है ना, दोनों सेम एटम्स हैं, दोनों एक ही तरह इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, तो फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, दरमियान में रह रहा है, सेंटर में रह रहा है, उसकी कंप्लीट इक्वल शेयरिंग हो रही है। तो जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो कोवलेंट कंपाउंड कौन सा होगा, नॉन पोलर। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 0.4, 1.7 नहीं, लेस देन 0.4 होगा तो कौन सा कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल वाटर हाइड्रोजन नहीं आती है, इसके अलावा Cl2 भी इसकी एग्जांपल है, इसके अलावा CCl4 भी, क्लोरीन और जो हैं हमारे पास ऑल द CCl आर पोलर बट मॉलिक्यूल इज़ अ नॉन पोलर। जो CCl4 है ये भी हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास यही आ रही है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको अभी कंसेप्ट दिया नॉन पोलर का, उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से 1.7 के बिटवीन हो तो तब जो कंपाउंड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, उसको पोलर कहेंगे। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फिर थोड़ी सी अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन के लिए
एक की ज़्यादा आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर। क्या है द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम इज मोर देन 0.4 to 1.7 देन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। व्हेन टू डिफरेंट एटम्स आर जॉइंड बाय द कोवलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली शेयर्ड, तब इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर नहीं होगा। इसकी एग्जांपल वाटर है, HF है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन की कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ़ौरन से फ्लोरीन की तरफ भागेगा, तो जिसके वजह से फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ आपने ये पॉइंट याद रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, बल्कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ, सिर्फ क्या है इलेक्ट्रॉन का झुकाव फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो चूँकि वो थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला गया है और हाइड्रोजन से उसका फासला वो दरमियान में नहीं रहा, हाइड्रोजन से उसका फासला बढ़ गया है और फ्लोरीन से उसका फासला कम हो गया है, तो इस वजह से ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और बहुत सारी इसी तरह की एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं हमें कि हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड है इसके कोर टाइप्स है हमारे पास, एक नहीं इसकी 3 मज़ीद टाइप्स हैं, बहुत ही आसान और सिंपल सी हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जब दो एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, H और H के दरमियान जो बॉन्ड है वो सिंगल है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अगर हमारे पास जो एटम्स हैं उनके दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग, तो हम कहेंगे ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम इसकी बात करते हैं ईथीन की, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर 2 एटम्स के दरमियान 3 बॉन्ड जो होते हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तीन इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से शेयर हो रहे हैं, तो हम कहेंगे ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ये भी बहुत ज़्यादा कार्बन के दरमियान, अगर इथाइन की एग्जांपल ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जांपल है, तो वो इसकी एग्जांपल में आएगा कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आपस में 3 बॉन्ड जो हैं वो शेयरिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं उनको हम शेयर कर रहे हैं। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया है वो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसके 2 नियम हैं। जैसे हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड को भी हमने इलेक्ट्रॉन पेयर कंपाउंड बॉन्ड भी कहा था, इसी तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड से ही निकला है, हम कह सकते हैं, यानी उसी की एक टाइप है, लेकिन मेजर है थोड़ी, इसलिए इसको हम थोड़ा अलग ही डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है ना कोवलेंट से, इसलिए इसको ज़रा अलग डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके वर्ड में भी कोवलेंट आता है, मतलब शेयरिंग इसमें भी हो रही है, लेकिन किस तरह शेयरिंग हो रही है जो कोवलेंट से इसको डिफरेंट कहा गया है वो देखते हैं। कह रहे हैं द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स when the shared pair of electron is donated by one of the bonded atom is called coordinate covalent bond। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसको ज़रा मैं इन्हेंस करके बताती हूँ कि हमारे पास वो वाली शेयरिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम दे रहा है, यानी 2 एटम्स हैं आपस में शेयरिंग करके वो बॉन्ड बना लेंगे, मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से नहीं आएगा, दूसरा सिर्फ उसे शेयरिंग करेगा, देगा कुछ नहीं। जैसे सिंपल कोवलेंट जो हमारे पास बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, एक दूसरे का है, वो दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के होंगे, मगर दोनों आपस में आसानी से शेयर कर लेंगे। अब इसकी अगर एग्जांपल है, इसकी एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है BF3 और NH3 के दरमियान बनने वाला बॉन्ड। अब हमारे पास हमें पता है जो NH3 है इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और BF3 जो है इसमें बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने तीनों बॉन्ड जो हैं वो फ्लोरीन के साथ बना लिए हैं। अब क्या है हमारे पास, चूँकि हमारे पास जो NH3 है इसमें नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, और अब भी इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और इसका तो वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है। लेकिन जो इसके साथ अगर BF3 इसके पास होता है तो हमें पता है इसमें बोरान जो है उसने 3 बॉन्ड तो बना लिए F के साथ, मगर उस पर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड भी नहीं बन सकता और सिंपल कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बन सकता, क्योंकि फ्लोरीन के पास तो कुछ शेयर करने के लिए नहीं है। तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, लेकिन बोरान के साथ शेयर करेगा।
तो जब ये शेयरिंग कुछ इस तरह से होगी कि दोनों को वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, तो इस तरह की फॉर्मेशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये था जी आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।